सरकारी फाइलें, दफ्तरों के मेमो और जो प्रशासनिक आदेश होते हैं ना, वो आमतौर पर बहुत ही बोरिंग होते हैं। बिल्कुल। बस काले और सफेद पन्नों पर टाइप किए गए कुछ नियम होते हैं। हाँ, कुछ तबादलों की लिस्ट और ढेरों आधिकारिक हस्ताक्षर। मतलब पहली नज़र में देखने पर ऐसा लगता है कि इनमें शायद ही कोई दिलचस्प कहानी छिपी हो। सही कहा, वो महज एक कागजी कार्रवाई रखते हैं। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसे ही दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। ये पश्चिम मध्य रेलवे यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे के जबलपुर मंडल का एक ऑफिस मेमो है। और इस पर 6 अप्रैल 2026 की तारीख दर्ज है ना? हाँ, 6 अप्रैल 2026। अब बाहर से देखने पर यह महज एक साधारण ट्रांसफर ऑर्डर लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ कर्मचारियों के पदनाम बदल दिए गए हैं और उन्हें नए विभागों में भेज दिया गया है। लेकिन जब इन पन्नों के भीतर छिपे असली अर्थ को हम समझते हैं तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। एकदम बदल जाती है। कागज का ये एक टुकड़ा सिर्फ कोई प्रशासनिक फेरबदल की लिस्ट नहीं है। ये असल में भारतीय रेलवे के भविष्य का एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला ब्लूप्रिंट है। और आज इस दस्तावेज की परतों को उधेड़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है। ये समझना बेहद जरूरी है कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले आदेश के जरिए पूरे के पूरे मैन पावर स्ट्रक्चर को जड़ से बदला जा रहा है। कार्यबल की संरचना को, राइट? ये महज कुछ 100 लोगों का एक विभाग से उठकर दूसरे विभाग में जाना भर नहीं है। ये रेलवे के काम करने के तरीके और उसके भविष्य की रणनीति में एक बहुत गहरा और स्थायी बदलाव है। जो लोग भविष्य की नौकरियों, तकनीकी बदलावों और रोजगार के इस बदलते परिदृश्य को समझना चाहते हैं ना, उनके लिए ये चर्चा एक बेहतरीन केस स्टडी साबित होने वाली है। बिल्कुल। क्योंकि ये कहानी सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे ऑटोमेशन और विशाल बुनियादी ढांचे की जरूरतें किसी भी बड़े संगठन के स्वरूप को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती हैं। सही बात है। ठीक है, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सीधे उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस मेमो में दर्ज हैं। दस्तावेज साफ तौर पर बताता है कि रेलवे के ऑपरेटिंग विभाग के कुल 263 पदों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। और आधिकारिक भाषा में कहें तो इन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। ड्रॉप कर दिया गया है, हाँ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन खत्म किए गए पदों को इंजीनियरिंग विभाग में नई तकनीकी पोस्ट में बदल दिया गया है। अगर हम सटीक आंकड़ों की बात करें, हाँ, आंकड़े बताइए। तो पॉइंट्समैन ए, जो कि लेवल 2 का पद है, उसके 100 पद पूरी तरह खत्म किए गए हैं। उनकी जगह 50 वेल्डर और 50 ब्लैकस्मिथ यानी लोहार के नए पद बनाए गए हैं। अरे वाह, 100 पद सीधे तकनीकी कामों में चले गए। बिल्कुल। और इसी तरह पॉइंट्समैन बी यानी लेवल 1 के 163 पदों को खत्म करके उन्हें ट्रैक मेंटेनर 4 में बदल दिया गया है। और यह पूरा बदलाव पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर और सतना जैसे कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एक साथ लागू किया गया है। हाँ, एक साथ। इन आंकड़ों को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जी। ये बदलाव कुछ ऐसा है जैसे किसी बड़े बैंक ने अपने 100 से ज्यादा कैशियर्स की नौकरी अचानक खत्म कर दी हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? बैंक का तर्क हो कि अब एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग आ गई हैं, इसलिए नकद गिनने वालों की जरूरत नहीं रही। लेकिन बैंक उन्हें निकालने के बजाय उन सभी कैशियर्स को अपनी साइबर सिक्योरिटी टीम में शामिल कर लें, क्योंकि अब बैंक को सबसे बड़ा खतरा वहां नजर आ रहा है। बिल्कुल। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि जो व्यक्ति कल तक नकद गिन रहा था, वो आज साइबर हमले कैसे रोकेगा? रेलवे में ठीक यही हो रहा है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो यह है कि प्रशासनिक स्तर पर ये कोई अस्थायी प्रयोग नहीं है। मतलब ये कोई टेम्पररी चीज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि रेलवे के पास अचानक से वेल्डिंग का काम ज्यादा आ गया हो और उन्होंने कुछ लोगों को 6 महीने के लिए वहां भेज दिया हो। अच्छा। दस्तावेज में परमानेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यह एक बहुत बड़े संस्थागत फैसले की ओर इशारा करता है। रेलवे की भाषा में कैडर रीस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। रेलवे अपने उस स्टाफ को जो दशकों से ट्रेनों के ऑपरेशन से जुड़ा था, उसे रातों रात टेक्निकल फील्ड स्टाफ में बदल रही है। मतलब एक पूरी श्रेणी के कर्मचारियों के करियर की दिशा ही पलट दी गई। हाँ, बिल्कुल। देखिए, तकनीक ने काम खत्म कर दिया, ये बात एक हद तक समझ आती है। पुराने समय में एक पॉइंट्समैन की अहमियत बहुत ज्यादा होती थी, है ना? बहुत अहम पद था वो। स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास उनका एक छोटा सा केबिन होता था। उनका मुख्य काम ट्रेनों के मूवमेंट को कंट्रोल करना, सही झंडी दिखाना और पटरियों की दिशा तय करने के लिए
भारी भरकम लोहे के लीवर खींचना होता था। जी, और उस पुराने सिस्टम और आज के आधुनिक सिस्टम के बीच का अंतर ही इस पूरे बदलाव की असली नींव है। वो कैसे? पुराने मैनुअल सिस्टम में जब ट्रेन को एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाना होता था तो पॉइंट्समैन को पटरियों के बीच जाकर खुद पॉइंट सेट करना पड़ता था। हाँ, वो भारी लीवर खींचकर। बिल्कुल। इसमें बहुत शारीरिक मेहनत लगती थी और हर स्टेशन पर कई पॉइंट्समैन की शिफ्ट ड्यूटी लगती थी। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ने उस पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया है। तो अब सारा काम ऑटोमेटिक होता है? हाँ, अब पटरियों के नीचे मोटराइज सेंसर्स और मोटर पॉइंट मशीनें लगी होती हैं। ये सीधे एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं। स्टेशन मास्टर सिर्फ एक माउस क्लिक करता है और मीलों दूर पटरियां खुद ब खुद अपनी जगह सेट कर लेती हैं। अरे वाह! तो इस तकनीक ने उस भारी लीवर और उसे खींचने वाले इंसान दोनों की जरूरत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यहाँ एक बात थोड़ी अजीब लगती है मुझे। क्या? अगर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग ने पॉइंट्समैन का काम खत्म कर ही दिया था, तो रेलवे ने इन पदों को पूरी तरह से समाप्त करके अपना बजट क्यों नहीं बचाया? मतलब कॉर्पोरेट दुनिया में तो सीधे छटनी कर दी जाती है ना? बिल्कुल, ले ऑफ कर देते हैं। हाँ, इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक कोई आसान काम देने के बजाय इन्हें सीधे इंजीनियरिंग विभाग में, वो भी वेल्डर और ट्रैक मेंटेनर जैसे भारी भरकम काम में क्यों धकेल दिया गया? क्या पटरियों की हालत इतनी खराब है? इस सवाल का जवाब इस बदलाव का सबसे बड़ा छिपा हुआ कारण है, और वो है ट्रैक सुरक्षा का गहराता संकट। ट्रैक सुरक्षा? हाँ, रेलवे का पूरा वजूद पटरियों की मजबूती पर टिका है। पिछले कुछ दशकों में रेलवे के बुनियादी ढांचे पर जो दबाव पड़ा है ना, वो अकल्पनीय है। आज पटरियों पर सिर्फ आम पैसेंजर ट्रेनें नहीं दौड़ रही। हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चल रही हैं। बिल्कुल, जिनकी गति बहुत तेज है। इसके अलावा मालगाड़ियों का एक्सल लोड बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। 25 टन या उससे ज्यादा का भार लेकर जब एक लंबी मालगाड़ी गुजरती है, बाप रे, 25 टन? हाँ, तो पटरियों पर जो काइनेटिक एनर्जी और दबाव पड़ता है वो बहुत विनाशकारी होता है। तो इससे पटरियों को नुकसान पहुंचता होगा? बहुत ज्यादा। इस भारी दबाव के कारण पटरियों में माइक्रो क्रैक्स, यानी ऐसी दरारें जो नंगी आंखों से नहीं दिखती, वो बहुत तेजी से पनपती हैं। अच्छा। इन दरारों को ढूंढना, पटरियों का अलाइनमेंट सही रखना और समय रहते वेल्डिंग करके उन्हें टूटने से बचाना, ये सब ट्रैक मेंटेनर और वेल्डर का काम है। मतलब मशीनें सब कुछ नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। भले ही हमारे पास कितनी भी आधुनिक तकनीक आ गई हो, तेज धूप और कड़ाके की ठंड में लोहे के फैलने और सिकुड़ने की हकीकत को जांचने के लिए आज भी जमीन पर उतरकर काम करने वाले इंसानों की भारी फौज चाहिए। तो रेलवे ने ये पहचान लिया है कि असली चुनौती अब ट्रेनों को चलाने की नहीं है, बल्कि जिन पटरियों पर वे चल रही हैं उन्हें बिखरने से बचाने की है। एकदम सही कहा। इसका मतलब है कि ये सिर्फ पदों का बदलाव नहीं है, ये रेलवे की पूरी फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ऑपरेशंस की जगह अब पूरी तरह से सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर ने ले लिया है। बिल्कुल। नीतियां और रेलवे के रणनीतिक लक्ष्य अपनी जगह बिल्कुल तार्किक लगते हैं। कागज पर यह बहुत ही शानदार रिसोर्स एलोकेशन लगता है, लेकिन जमीन पे हालात अलग हैं। हाँ, कागज से उतरकर जब ये जमीन पर लागू होता है तो उन कर्मचारियों की दुनिया पलट जाती है जिन्हें इसका हिस्सा बनना है। बिल्कुल। एक पॉइंट्समैन के नजरिए से इस हकीकत को देखिए। कल तक वो स्टेशन की सुरक्षित छतरी के नीचे या अपने केबिन में काम कर रहा था। काम में सतर्कता जरूरी थी, लेकिन शारीरिक मेहनत एक दायरे में थी। हाँ, जोखिम था तो सिर्फ ऑपरेशनल, जैसे गलत झंडी दिखा देना। सही बात है, लेकिन अब ट्रैक मेंटेनर या वेल्डर बनने के बाद उसका कार्य क्षेत्र बाहर खुले मैदानों में है। उसे 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप में या भारी बारिश में पटरियों पर गश्त लगानी है। भारी लोहे के उपकरण उठाने हैं, गिट्टियों पर चलना है। और सबसे बड़ी बात, इसमें सीधा शारीरिक खतरा शामिल है। दिन रात तेज रफ्तार से गुजरती ट्रेनों के बीच पटरियों पर खड़े होकर काम करना किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका है ना? बिल्कुल। स्टेशन के सुरक्षित माहौल से निकलकर सीधे पटरियों पर पहुंचना सिर्फ मौसम या काम करने की जगह का बदलाव नहीं है। ये एक व्यक्ति की पहचान और उसके काम करने के तरीके पर बहुत बड़ा प्रहार है। एक व्यक्ति जिसने अपनी आधी उम्र स्टेशन के इकोसिस्टम में बिताई है, जिसे ट्रेनों का टाइम टेबल और सिग्नल के नियम रटे हुए हैं, वो अचानक से हाथ में हथौड़ा या वेल्डिंग मशीन पकड़ने में सहज कैसे महसूस कर सकता है? जाहिर सी बात है, नहीं कर सकता। मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसे एक आरामदायक और कंट्रोल आधारित नौकरी से भारी मजदूरी वाले काम में धकेले जाने के रूप में देखा जाता है।
जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हाँ, और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ा स्किल गैप भी मुंह बाय खड़ा है। स्किल गैप? वो कैसे? देखिए, एक पॉइंट्समैन को ट्रेनों के रूट और सिग्नल की जानकारी होती है, लेकिन एक वेल्डर या लोहार का काम पूरी तरह से मेटलर्जी और तकनीकी कौशल का है। हाँ, वो तो एकदम अलग फील्ड है। लोहे को किस तापमान पर पिघलाना है, दो पटरियों को जोड़ते समय कितनी सावधानी बरतनी है ताकि वो जोड़ एक भारी ट्रेन के गुजरने पर टूटे नहीं, ये सब रातों बात नहीं सीखा जा सकता। बिल्कुल नहीं। एक गलत वेल्डिंग तो एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। बिल्कुल। ट्रैक मेंटेनर को ये पता होना चाहिए कि पटरियों की क्रैक को कैसे पहचानना है। इन कर्मचारियों को सिर्फ नया पद देना काफी नहीं है, रेलवे को इनके लिए एक बहुत व्यापक और गहन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना होगा। बिना उचित प्रशिक्षण के इन लोगों को सीधे क्रिटिकल ट्रैक सेफ्टी के काम में लगाना उस सुरक्षा के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा, जिसे रेलवे सुधारना चाहती है। तो ट्रेनिंग और रीस्किलिंग की ये चुनौती वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी कवायद के पीछे सिर्फ सुरक्षा या तकनीक ही एकलौती वजह नहीं है। तो आपको क्या लगता है? इसके पीछे एक विशुद्ध कॉर्पोरेट गणित और लागत को कम करने की रणनीति भी काम कर रही है। रेलवे एक सरकारी संस्था होने के बावजूद कॉर्पोरेट जैसी एफिशिएंसी अपना रही है। दिलचस्प नजरिया है। कैसे? प्रशासन ने देखा कि तकनीक के कारण एक बड़ा मैन पावर खाली हो रहा है। ऐसे में वे ट्रैक मेंटेनेंस के लिए बाहर से नए लोगों को भर्ती करके अपना आर्थिक बोझ क्यों बढ़ाएं? सही बात है। नई भर्ती का मतलब है नई सैलरी, नया बजट और नई पेंशन। इसके बजाय उन्होंने पहले से मौजूद कर्मचारियों को ही नए सांचे में ढालने का फैसला किया। ये एक ऐसा कदम है जहां संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है और एक ही बजट में इंजीनियरिंग विभाग को जरूरी मैन पावर भी मिल गया। ये तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। संस्थाएं जब भी बड़े तकनीकी बदलाव से गुजरती हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अतिरिक्त कार्यबल का क्या किया जाए। बिल्कुल। रेलवे ने उन्हें ले ऑफ करने के बजाय रीएलोकेट करने का रास्ता चुना है। हालांकि ये कर्मचारियों के लिए मुश्किल भरा है, लेकिन संगठन के नजरिए से ये बिना अतिरिक्त पूंजी खर्च किए अपनी सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। और जब जमीनी स्तर पर इतना बड़ा बदलाव होता है ना, लोग एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि सत्ता के समीकरण भी बदलते हैं। सत्ता के समीकरण? हाँ। रेलवे के इतिहास में हमेशा से ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का दबदबा रहा है। स्टेशन मास्टर, कंट्रोलर, ये वो लोग थे जो तय करते थे कि कौन सी ट्रेन कब चलेगी, कहाँ रुकेगी। हाँ, वो कंट्रोल ऑफ ट्रेन्स। बिल्कुल। ट्रेनों के मूवमेंट पर नियंत्रण हमेशा से रेलवे के भीतर ताकत और रुतबे का प्रतीक माना जाता रहा है। लेकिन वो रुतबा अब तेजी से खिसक रहा है। कैसे? जैसे जैसे मशीनें और एल्गोरिदम ट्रेनों के मूवमेंट को कंट्रोल करने लगे हैं, ऑपरेटिंग विभाग का मैन पावर सिकुड़ रहा है। इसके उलट इंजीनियरिंग विभाग, जो पहले सिर्फ पटरियों की मरम्मत तक सीमित माना जाता था, अब सबसे महत्वपूर्ण बन गया है। मतलब ताकत अब ऑपरेशन से इंजीनियरिंग की तरफ जा रही है। एकदम सही। शक्ति का ये केंद्र ट्रेनों के नियंत्रण से शिफ्ट होकर पटरियों के नियंत्रण की ओर जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में एक सीधा नियम है, जिस विभाग के पास ज्यादा कर्मचारी होते हैं और जिसकी जिम्मेदारियां सबसे क्रिटिकल होती हैं। हाँ, और जिसके पास सबसे ज्यादा बजट होता है, उसी का सिस्टम पर दबदबा होता है। इस रीस्ट्रक्चरिंग से इंजीनियरिंग विभाग रेलवे के पदानुक्रम में सबसे शक्तिशाली बनकर उभर रहा है। और सत्ता के इस हस्तांतरण के भविष्य के परिणाम बहुत गहरे होने वाले हैं। ये मेमो इस बात का सबूत है कि अगले 1 या 2 दशकों में पॉइंट्समैन जैसी नौकरियां पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। बिल्कुल। ऑटोमेशन का पहिया पीछे नहीं घूमेगा। इसकी जगह बुनियादी ढांचे, भारी मशीनरी, ट्रैक मेंटेनेंस और तकनीकी सपोर्ट से जुड़ी नौकरियों में भारी उछाल आएगा। जो लोग रेलवे में करियर बनाने की सोच रहे हैं, उन्हें अब ऑपरेशनल नियमों से ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग सीखनी होगी। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या? जो बदलाव आज 6 अप्रैल 2026 के इस मेमो के जरिए पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर और सतना में देखने को मिल रहा है, वो कोई स्थानीय या छिटपुट घटना नहीं है। ये एक मॉडल है। सरकारी नीतियां अक्सर एक डिवीजन में पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू होती हैं और फिर पूरे देश में फैल जाती हैं। ये लगभग तय है कि जबलपुर डिवीजन का ये कदम पूरे भारतीय रेलवे में आने वाले एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी बदलाव की आहट है। यानी ये एक खामोश क्रांति है। बिल्कुल, एक ऐसी क्रांति जो भारतीय रेलवे के डीएनए को हमेशा के लिए बदल रही है। इस पूरी चर्चा के केंद्र में जो बात उभर कर आती है वो बहुत स्पष्ट है।
ये दस्तावेज कोई साधारण आदेश नहीं है, बल्कि यह एक विशाल प्रणाली के विकास का टर्निंग पॉइंट है। दशकों तक जिस व्यवस्था ने इंसानों की शारीरिक क्षमता पर भरोसा किया, जहां लोग लीवर खींचकर ट्रेनों की दिशा तय करते थे, वो व्यवस्था अब एक इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर संचालित सिस्टम में बदल चुकी है। सही कहा, मशीनें अब दिमाग का काम कर रही हैं, वे सिग्नल दे रही हैं और रूट तय कर रही हैं। और इंसानों को इस बुनियादी ढांचे को खड़ा रखने, उसे टूटने से बचाने और पटरियों की हिफाजत करने के लिए मोर्चे पर लगाया जा रहा है। ये तकनीक की जीत है, लेकिन साथ ही यह उन हजारों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है जिन्हें अपनी जिंदगी के ढर्रे को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। ये एक ऐसा भविष्य है जहां तकनीक आगे बढ़ रही है और इंसान उसके पीछे पीछे ट्रैक की मरम्मत कर रहा है। लेकिन जब तकनीक के इस विकास क्रम को देखा जाता है, तो भविष्य की एक और तस्वीर उभरती है जो गहरे चिंतन की मांग करती है। वो क्या है? आज इंसानी गलतियों को कम करने के लिए ऑटोमेशन का इस्तेमाल हो रहा है और कार्यबल को भारी शारीरिक श्रम में लगाया जा रहा है। लेकिन तकनीक यहीं तो रुकने वाली नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। आज से कुछ दशकों बाद जब ड्रोन्स और एडवांस्ड एआई रोबोट्स इतने सक्षम हो जाएंगे कि वे पटरियों की जांच करने, माइक्रो क्रैक्स को खुद पहचानने और लेजर के जरिए उनकी वेल्डिंग करने का काम भी इंसानों से बेहतर करने लगेंगे, तब क्या होगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या भविष्य की रेलवे एक ऐसी विशाल, पूर्ण रूप से स्वचालित मशीन बन जाएगी जिसे चलाने या सुधारने के लिए किसी भी इंसानी हाथों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? और उस पूर्ण स्वचालन के दौर में उस मानवीय संवेदना का क्या होगा? वो इंसानी समझ जो किसी मशीन या एल्गोरिदम में नहीं होती। मेरा मतलब है वो सहज वृत्ति जो संकट के समय नियमों को दरकिनार करके भी लोगों की जान बचा लिया करती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।